में से आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप जानते ही टॉपिक को। बहरहाल मैं पढ़ देता हूँ, कोई इतना छेड़खानी की जरूरत नहीं कि कोई काम खराब ना हो जाए। जो चल रहा है ना, जिस तरह एंटीना सेट हो जाए ना, उसे तो रहने दो, कोई और पंगा ना पै जाए। ठीक है। तो जी, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration. ये कंसिडरेशन की डेफिनेशन जो आपने अगर सिलेबस में से गो थ्रू किया होगा तो उसमें जरूर पढ़ी होगी। मैं इसका कोई तर्जुमा भी कर देता हूँ कि प्रोमिसर के कहने के ऊपर जो प्रोमिसी काम करता है, मसलन ये प्रोमिसर जो है ना, उसने वो काम पहले से ही कर दिया हुआ था, मसलन या वो प्रोमिसी वादा करने के बाद वो काम कर रहा है, मसलन ये प्रोमिसी वो वादा करने के बाद काम फ्यूचर में कर देगा। टाइम को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीन डायमेंशन में ही टाइम को देखा जा सकता है। तो अगर प्रोमिसर के कहने के ऊपर प्रोमिसी जो काम कर चुका है, कर रहा है या फ्यूचर में करेगा, तो उसे हम कंसिडरेशन बोलते हैं। मसलन क्या है कि आप यहाँ आई कैब के ऑफिस से बाहर निकलते हैं और बाहर जिनसे रिक्शे वाले को रिक्शे में बैठकर बोलते हैं कि यार मैंने ना जाना है ये बरकत मार्केट तक, तो ले जाओगे? वो बोलता है ठीक है जी ले जाऊंगा। रिक्शा स्टार्ट करता है, आपको बरकत मार्केट ले जाता है। आप रिक्शे से उतरते हो और अब जिनसे रिक्शे वाले से पूछते हो, हाँ जी बताओ कितने पैसे। अब यहाँ पर रिक्शे वाला जो आपको कंसिडरेशन है वो दे चुका, वो पास कंसिडरेशन के तौर पर होने के बाद अब आपसे वो एग्रीमेंट कर रहा है, बहुत ये इंज करो तुम जनाब 600 रुपया दे दो। अस्तगफिरुल्लाह, 600 रुपया, ये तो बहुत ज्यादा पैसे ने भाई। आप उससे आर्ग्यू कर रहे हो, आप जिनसे ना उसके साथ में जिनसे ना बहस कर रहे हो, और फिर कहीं जाकर कुछ 400 रुपये में वो मान जाता है। तो ये अब आपकी जो उसके साथ में डील हो गई है, इसमें जो वो आपको राइड ऑलरेडी पहले दे चुका था, दैट विल बी टेकन एज पास्ट कंसिडरेशन। आप क्या है, कॉलेज से बाहर निकलते हो, दोबारा इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आई कैप के जनाब वो बाहर निकलते हो दफ्तर से, और वहां पर रिक्शे वाला जिनसे ना खड़ा है वहां पर, और आपसे बात करते हो कि भाई मैंने जिनसे ना ये बरकत मार्केट जाना है, बताओ कितने पैसे लोगे। उसने बोला जी बहुत जी मैं 600 रुपये लूंगा। आप बोलते हो नहीं भाई 600 रुपये बहुत ज्यादा है, मैं 400 रुपये दूंगा। वो आपके साथ डील कर लेता है, चलो ठीक है जी 400 रुपये दे देना। अब आप रिक्शे में बैठ गए हो, और रिक्शे में बैठने के बाद चाहे आप रवाना हो गए हो, तो जो अभी तय करने के बाद वो आपको राइट दे रहा है, दैट इज टेकन एज प्रेजेंट कंसिडरेशन। अब इसकी एक और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। रिक्शे में आप बैठे हुए हैं, आप उससे बात करते हो कि यार मैंने ना अगले 3-4 दिन जिनसे ना इसी टाइम के ऊपर जिनसे ना ये आई कैप हाउस से जिनसे ना ये बरकत मार्केट आना होगा, तो क्या आप मुझे जिनसा है वो 3-4 दिन के लिए यहाँ से पिक कर लोगे, यहाँ आई कैप हाउस से बरकत मार्केट तक के लिए? तो ये रिक्शा वाला बोलता है जी बिल्कुल जी, मैं इस टाइम पे फ्री होता हूँ, मैं आपको 3-4 दिन के लिए यहाँ से जिनसे पिक करके बरकत मार्केट छोड़ सकता हूँ। तो बताओ कितने पैसे लोगे? उन्होंने कहा जी मैं इतने पैसे लूंगा। आपके साथ में तय हो जाती है, डील हो जाती है, और वो अगले 3 दिन के लिए आपको रोजाना दूसरा यहाँ से पिक करेगा और बरकत मार्केट छोड़ेगा। यहाँ पर उसका आपको बरकत मार्केट यहाँ से पिक करके छोड़ने का जो अमल है, दैट विल बी टेकन एज फ्यूचर कंसिडरेशन। तो जी कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्या ये सबको बात समझ आ गई ना बच्चों? रिवाइज हो गया आपको? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? सवाल पूछना तो पूछ लीजिए, क्योंकि अगली बारी मेरी है। ठीक है, अब इस सवाल का जवाब दीजिए। सॉरी, मैं ना ऐसा करता हूँ कि एक और भी चीज़ आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि जो कंसिडरेशन होती है वो कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि एक शख्स ने जिनसे ना वो कॉन्ट्रैक्ट में तय करके किसी को देनी हो। जो एक शख्स ऑलरेडी पहले से काम करने का पाबंद हो, उसे कंसिडरेशन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मसलन ये बायर है और एक सेलर है, इनके दरमियान अगर तय हो चुका है कि सेलर बायर को ये गाड़ी जो सी है वो 5 लाख रुपए में देगा, और ये जब गाड़ी देने का वक्त आता है तो सेलर बायर से मजीद 1 लाख रुपया डिमांड करता है कि जी मुझे जनाब जब आपके साथ डील हुई थी ना, सही रेट का पता नहीं था गाड़ी का, तो सर मुझे अभी गाड़ी के ना 6 लाख रुपए मिल रहे हैं, आपके साथ 5 लाख रुपए में डील करने के बाद मैं सर जो ना 1 लाख के घाटे में पड़ गया हूँ।
तो जी ये जनाब मुझे जब गाड़ी के 6 लाख रुपए मिलते हैं तो फिर मैं आपको 5 लाख रुपए क्यों दूं? भाई बोलता भाई तेरी मेरी डील हो चुकी थी 5 में, तू अब क्यों 6 मांग रहा है मुझसे? बोलता जी 1 लाख रुपए इजाफी दोगे तो गाड़ी दूंगा, वरना मैं आपको गाड़ी नहीं दूंगा। बायर पहले तो अग्री कर जाता है कि ठीक है जनाब मैं दे दूंगा तुमको 1 लाख रुपए इजाफी, लेकिन बाद में दूसरे ने मुकर जाता है। जब गाड़ी उसको मिल जाती है वो 5 लाख रुपए उसको दे देता है, तो मजीद लाख रुपए जनाब सेलर बायर से मांगता है, तो सेलर जो है ना बायर से मजीद लाख रुपया लेने का हक नहीं रखता। ये क्यों नहीं रखता है? क्योंकि इसने 5 लाख रुपए जब डील कर ली थी, तो डील कर लेने के बाद वो उसी काम को करने के मजीद पैसे डिमांड नहीं कर सकता है। कंसिडरेशन हमेशा वो चीज होती है जो एक शख्स दूसरा कॉन्ट्रैक्ट के तहत पूरा करने का पाबंद हो। जो ऑलरेडी एक शख्स काम करने का पहले से ही पाबंद था, उसी काम को करने के लिए मजीद पैसों के लिए कंसिडरेशन का तकाजा नहीं किया जा सकता। तो ये सारी बात जो है इसको मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के जरिए से भी हाईलाइट किया है। रीमिक्स ऑफ रामाचंद्रा चिंतामान वर्सेस कालू राजू 1877 का ये केस है। Asad accepted a wakalanama from Hussain to act for him in a certain suit on receiving his usual fee. Subsequently, Hussain agreed to pay him a certain sum as a special reward inam if the suit was decided in his favor. असद तो वकील साहब हैं, उन्होंने जनाब हुसैन के साथ ये तय किया है कि भाई मैं जनाब आपका फलाना केस ये लड़ूंगा और उसके लिए मैं इतनी फीस आपसे लूंगा। और वो फीस उनसे तय हो जाने के बाद असद जब ये उनका केस लड़ रहा था, तो जी हुसैन ने असद से ये कहा कि जी मैं आपको जनाब वकील साहब जब केस जीत जाऊंगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ना इनाम भी दूंगा। तो जी केस वो जीत गया। द सूट वाज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ हुसैन, हु हाउएवर डिड नॉट पे द रिवॉर्ड इनाम। केस वो जीत गया लेकिन बदतमीज ने इनाम नहीं दिया जैसे उसने वादा किया था। असद देयरफॉर ब्रॉट द प्रेजेंट सूट अगेंस्ट हिम, और फिर असद ने क्या किया, केस फाइल कर दिया अपने इनाम को वसूल करने के लिए। आप बताइए क्या असद इनाम लेने का हकदार है? जी असद इनाम लेने का हकदार नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो काम कर रहा था वो उसके पहले पैसे वो चार्ज कर चुका हुआ, और उसी काम को करने के लिए इनाम का जो उसको लालच भी दिया गया था, तय भी हुआ था, फिर भी वो लेने का हक नहीं रखता। ये नीचे हेल्प में भी यही लिखा हुआ है, असद हैविंग एक्सेप्टेड वकालतनामा was already bound to render his best services as a pleader. Therefore, no fresh consideration proceeded from Asad when he obtained the agreement. तो जी ये तो बात हो गई जो मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दिया कंसिडरेशन के बारे में। अब सवाल जो इससे मुतालिक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपने आंसर करना है, जो इसी टॉपिक से मुतालिक था, और वो ये, कासिम was already bound to pick Samina from her office, was told by Samina to pick her from her friend's house tomorrow, which was the same distance as was from office. But Qasim claimed extra charges for it. Is Qasim claim valid? जी इसमें मैं एक बात और आपको हाईलाइट कर दूं कि उसी काम को करने के इजाफी पैसे नहीं मांगे जा सकते। हाँ, इजाफी काम करने के इजाफी पैसे मांगे जा सकते हैं। इजाफी काम से क्या मतलब? अगर बायर सेलर के साथ जो तय किया होता 5 लाख रुपए गाड़ी का, और फिर जनाब उसमें होता यूं है कि सेलर ने जो गाड़ी बायर को देनी है, तो सेलर ने बायर से कहा हुजूर मैंने आपको जो गाड़ी देनी थी वो विदाउट नेविगेशन सिस्टम में 5 लाख रुपए की थी। सर इस गाड़ी के अंदर नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। सर अगर आपको नेविगेशन सिस्टम चाहिए तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपए इजाफी देना पड़ेगा, अगर नहीं तो कहते हैं तो मैं उतार लेता हूँ। बायर बोलता है यार लगा रहने दो, कोई चीज उतारी ना बीच में से। तो ठीक है फिर 1 लाख रुपए आपको ज्यादा देना पड़ेगा, वरना जो आपके साथ डील हुई है वो तो जनाब वो 5 लाख रुपए गाड़ी की है, वो मैं आपको देता हूँ, आप 5 लाख रुपए दे देना, लेकिन विदाउट नेविगेशन होगी। वो बोलता नहीं यार मैं तुमको इजाफी पैसे दे दूंगा, नेविगेशन सिस्टम ना उतारी इसमें से। ठीक है डन हो गया। तो इजाफी काम के इजाफी पैसे हो सकते हैं, उसी काम के इजाफी पैसे नहीं हो सकते हैं। तो लिहाजा बच्चों अब ये सवाल आपके सामने है, इसका आपने जवाब देना है। और सवाल ये है, Qasim was already bound to pick Samina from her office, was told by Samina to pick her from her friend's house tomorrow, which was the same distance as was from office. But Qasim claimed extra charges for it. Is Qasim claim valid? जवाब आपने लिखना है, लिखा आपका जो भी होगा उसको फिर हम बाद में उसका एनालिसिस करते हैं, तो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से कैसे आपने लिखा है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता था। ठीक है।
जी लिख लिया। मेरी बेटी बताइए। लिखा पढ़ के बताना। नहीं लिखना है ना मेरा बेटा, यही तो प्रॉब्लम है सारी। जुबानी तो आप मुझे जरूर जिनसा ना, वो कहते हैं ना, गूंगे दी माँ गूंगे दी रमना जान दी। तो जनाब मैं अपने स्टूडेंट्स को जनाब जरूर पहचानता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी ये मेरी तसल्ली के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ये एग्जामिनर जो बैठा हुआ है ना, उसको समझ में आ जाती है कि बच्चा जनाब टूटी फूटी अंग्रेजी में जो बात लिख रहा है, उससे कहने का उसका क्या मतलब है, लेकिन वो मार्क्स नहीं देगा आपको। वो मार्क्स तभी देगा जब फ्लुएंसी, जो कॉन्टिन्यूटी उसमें, जो कॉन्फिडेंस नजर आएगा, ये बात मुकम्मल सही लिखी हुई है, तभी वो मार्क्स देगा। इसलिए मेरी बेटी जो आपने लिखा है वो आपने पढ़कर बताना है। जुबानी तो मैं समझ जाऊंगा, आप मुझे समझाओगे मैं समझ जाऊंगा। लिख, पहले लिख लो, लिख के फिर बता दो। लिखा हुआ है आपके पास? नहीं 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 नहीं, मेरी क्या बात है। आप उसकी अंग्रेजी करो, मैं आपको टाइम दे देता हूँ। डू दैट। क्योंकि मेरी बेटी आज नहीं ये करोगी तो उस एग्जामिनेशन वाले दिन में आपने उसकी अपनी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं देख रही। मैं ना आपको बता देती हूँ, बाद में फिर आपको अंग्रेजी चाहिए होगी, मैं फिर मुझे मुझसे घर से मंगवा लेना, मैं आपको वो भी भिजवा दूंगी। ऐसी कोई सहूलत आई क्या प्रोवाइड नहीं कर। तो लिहाजा मेरी बेटी लिखेगी, और फिर उस लिखे हुए को हम एनालाइज करेंगे मेरा बेटा, कि क्या वो उस मेयार का है कि एग्जामिनर हमें उसके मार्क्स दे देगा। उतनी देर में मैं अपने बेटों से पूछ लेता हूँ। जी मेरे बेटों में से किसी ने लिख लिया? जो लिख रहे हैं, आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है बच्चों। उस दिन में आपके पास सिर्फ 3 घंटे का टाइम है, और 3 घंटे के टाइम के अंदर आपने इतनी लंबी चौड़ी, जनाब 3-4 सफ़े होते हैं अंग्रेजी के, ये जो पेपर आपको दिया जाता है, ना सिर्फ इसको कि उसको हजम करना है आपने, और फिर उसके मुताबिक आपने जवाब लिखने हैं। तो ये बच्चों एक फ्री टास्क, ये वो काम है जो कि आपके करने वाला है। ये मेरे बेटे ने पढ़ के बताओ। मेरे बेटे ने अच्छा लिखा है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ मेरे बेटे को, अभी जवाब अपना भी दिखा देता हूँ, दूसरे दोस्तों को मैं मौका देना चाहता हूँ। जी जी जी। बाकी उर्दू में लिखेंगे। समीना जो है ना, वो जनाब बड़ा अच्छा नाम है समीना, अगर नंबर भी मिल जाता तो उसकी अपनी गल कर लेंगे, मतलब ये थोड़ी ना लिखेंगे आप। अभी लिख रहे हो, चलो जल्दी मुकम्मल करो ना फिर इसको। लास्ट में दोस्त बैठे हैं। अच्छा लिखा है मेरे बेटे ने, लेकिन उन्होंने लिखा है कि वो पैसे चार्ज इंसान नहीं कर सकता, उन्होंने लिखा है कि वो पैसे चार्ज कर सकता है। मेरी बेटी ने क्या लिखा है? इन पास में इसका सही जवाब ये है, yes, Qasim can claim extra charges because the route was not agreed before, and for extra work extra charges can be claimed। जो दोस्त ने लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा। और वो क्यों? देखो जी, देखें जनाब, उसको कासिम ने उसके ऑफिस से पिक करना होता है भाई। ए हूं फ्रेंड दे घर जा रही है। मेरी बेटी, फासला अगर एक पॉइंट से एक्स की तरफ, पॉइंट की तरफ जाना हो,
और वाई पॉइंट की तरफ जाना हो, दोनों सेम हो, लेकिन यहाँ से आप बाहर निकल के जरा अपने लेफ्ट में देखें, किड्डा राशि जनाब, फासला भावे उतना ही होएगा, लेकिन किड्डी पी पी पापा और इतनी ट्रैफिक होएगी, तो वो फासला फर्क बनता है। उस फासले से तो सीधा इधर तो डाको डाक उधर जाना है हमने। पॉइंट मैं आपके लिए बनाना ये चाहता हूँ मेरी बेटी, कि आपको जो कंफ्यूज करना चाह रहा था एग्जामिनर, वो फासले को लेकर के वो बड़ी अच्छी तरह से आपके साथ प्ले विद कर गया। कोर्स तो पहले से बताया है, तो पहले से बता रहा है बाजी, एक्स्ट्रा पैसे लेने ने मैं, पढ़े ना, उसमें लिखा हुआ है कि जनाब भाई कि आपने मुझे सुना मेरी वो सहेली के घर से पिक करना है, और कासिम, बट कासिम क्लेम्ड एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर इट। और वो कहता है बाजी आपकी सहेली के घर से पिक कर लूंगा मैं, पर उसे मैं एक्स्ट्रा पैसे लाऊंगा। तो ये भी तो बात हुई है, पिक करने थोड़ी ना चला गया वो। थोड़ा सा अंग्रेजी को हजम करने में मेरा ख्याल में मेरे बेटी का प्रॉब्लम है, उसको भी तो थोड़ा सा समझ कर आपको जो है ना हजम करने के लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत है। ठीक है मेरी बेटी, सिंपल स्ट्रेट अंग्रेजी को भी जो है ना हजम करना, ये बड़ा जरूरी है। जी वो एक्स्ट्रा काम के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि क्या सवाल ये पूछा गया है, और ये भी बड़ा जरूरी होता है मेरा बेटा, कि आपने ना हमेशा जब भी पेपर में जवाब देना ना, तो वाइल लिविंग इन टू दी फोर कॉर्नर जो क्वेश्चन रह करके आपने आंसर करना होता है। आप उसमें रीजन और भी जनाब, हाँ अलबत्ता इसके साथ में इसके बच्चे भी होते ना, तो मुझे उसके और भी पैसे ज्यादा मांगे जाते, ऐसे नहीं करना उन्हें। ठीक है, तो जो सवाल पूछा गया है वो सवाल क्या था? सवाल सिर्फ इतना ये पूछा गया है कि इज कासिम क्लेम वैलिड, ये क्या कासिम का क्लेम वैलिड है? तो इसका जवाब है यस, इसका क्लेम वैलिड है। लेकिन सिर्फ यस करके आपने आंसर नहीं कर देना, यस इज क्लेम इज वैलिड, चलो सवाल का जवाब हो गया, अगला सवाल पढ़ो, ऐसे नहीं करना। कल ही आपको बताया मैंने कि आपने जब भी कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आंसर करना होगा, उसके साथ में उसकी रीजन लिखना जरूरी है। जब तक आप रीजन नहीं लिखो, उस वक्त तक आपका कंक्लूजन चाहे दुरुस्त भी होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। लिहाजा इसके साथ में रीजन भी लिखना था, बिकॉज द रूट वाज नॉट एग्रीड बिफोर एंड फॉर एक्स्ट्रा वर्क एक्स्ट्रा चार्जेस कैन बी क्लेम्ड। आप जरा अंदाजा लगाइए, पीछे जो मैंने आपको बुक में जो जैसे आपके कंटेंट्स लिखे हुए हैं, उसको पढ़ने के हवाले से बताया था, वो तो बड़ी सिंपल सादा सी चीज लग रही थी, आहो जी अट्ठा लगा ले बाकी बस। लेकिन जब उससे मतलब एग्जामिनर पूछता है, तो फिर उसके बाद में समझना इंसान बिल्कुल मुश्किल हो जाता है कि एक ही पूछ लिया हमें, इसको जनाब किस तरह से हजम करें, और वो जो पढ़ा हुआ है उसको किस तरह से इसमें अप्लाई करें। ये है मेरी बेटी ट्रिक। ये है वो एक आप अपने आप को जो इंडल्ज करने जा रहे हो एक एक्सरसाइज में, जो आपको एक्सपीरियंस होने जा रहा है आई कैप के पेपर का, ये कुछ इस तरह से सवाल आएंगे, कुछ इस तरह से उलझा देने वाला उसमें आपके लिए मसला होगा। और अगर आपने अपने आप को इस स्टैंडर्ड के लिए तैयार नहीं किया है कि आप पहेलियां बूझ सकेंगे, तो फिर जुनसना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, चलें, और एक्सरसाइजेस भी हैं मेरे पास, ये एक्सरसाइजेस भी करते हैं। और उसमें ये कि ये वाला सवाल देखते हैं।